नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने साइंस से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या मैग्नीशियम। आप लोग बताएंगे कि इन चारों धातु में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आयरन। पहला का सही आंसर होगा आयरन। आयरन धातु ही दोस्तों इन सभी धातुओं में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। ठीक है, आप सभी को पता होगा कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो राइट आंसर 2 का होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 3 नंबर सवाल है दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बाबू। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एल्काइन। क्या कहा जाता है, एल्काइन। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध रहता तो हम क्या बोलते, हम लोग बोलते बाबू उसको एल्कीन। क्या बोलते, एल्कीन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम एल्काइंस बोलेंगे, यानी कि एल्काइन बोलेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंध रहेगा तो उसे हम बिल्कुल भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, बल्कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जो हाइड्रोकार्बन संतृप्त वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसका समान सूत्र होता है बाबू CnH2n+2। आप लोग याद रखिएगा। आते हैं 4 नंबर में। इसमें पूछा गया है, एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र है। एथेनॉल के क्रियाशील मूल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बताएंगे। COOH, CHO, C+O या फिर OH। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा बाबू क्या आप लोगों का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों कौन, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एथेनॉल का होगा COOH। यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं 5 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। आप सभी बताएंगे कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है। ओम, ओम प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या फिर ओम मीटर। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा ओम है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो यहाँ पर हमारा विद्युत प्रतिरोधकता का भी एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम ही होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चांदी एक ऐसी धातु है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चांदी होगा। चांदी ही विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। फैराडे ने,
ऑस्ट्रेड ने, एम्पियर ने या फिर नील्स बोर ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले कौन थे बाबू? तो फैराडे। 7 का सही आंसर हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बाबू फैराडे नहीं होगा, ऑस्ट्रेड होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले थे ऑस्ट्रेड, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले थे फैराड, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो खोज किसने किया था? वो खोज करने वाले थे माइकल फैराडे। अगर हम बाबू बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज करने वाले कौन थे? तो ऑस्ट्रेड थे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, इसलिए राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 8 नंबर सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाबू विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो डायनेमो होता है, जो विद्युत जनित्र होता है, वो क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही आंसर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आप सभी को बाबू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जैसे कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा दोस्तों क्या? तो यहाँ पर होगा ऊपरमुखी। यहाँ पर ऊपरमुखी ही राइट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में ऊपरमुखी आया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। अगला सवाल है 10 नंबर में, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। हमारे घरों में जो विद्युत दिया जाता है, जिस विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो कैसी होती है बताएंगे। 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर एक विपरीत धारा, या फिर रिवर्स करंट 12 वोल्ट पर होता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू 220 वोल्ट पर एक विपरीत धारा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। विपरीत कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा 10 का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं 11 नंबर में। इसमें पूछा गया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर से आंसर होगा बादलों वाले दिन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बिल्कुल भी बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बादलों वाले दिन हमें बिल्कुल भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हमारा जल है वो सूर्य की किरणों से गर्म नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर 11 का होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप बता सकते थे, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा भूतापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या फिर समतल अथवा उत्तल? सही आंसर 13 का क्या होगा? सही आंसर 13 का हो जाएगा आप लोगों का केवल उत्तल। केवल उत्तल ही दोस्तों 13 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो राइट आंसर बाबू यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए
14 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। कार के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला जो दर्पण है वो कौन सा है, तो 14 का सही आंसर होगा अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण। और दोस्तों कार के साइड मिरर में जिस दर्पण का उपयोग होता है उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कार के हेडलाइट की बात यहाँ पर हो रही है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायु का, बर्फ का, कांच का या हीरा का। तो राइट आंसर होगा बाबू हारा नहीं हीरा। राइट आंसर क्या होगा, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 15 का। 16 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को। किसको, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाबू आप समझ सकते हैं कि अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाएगा, तो अवतल लेंस को। अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, तो अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अभिसारी लेंस का, तो इस लेंस के लिए हम कौन सा लेंस लेंगे, तो उत्तल लेंस। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 17 नंबर सवाल है बाबू, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। केचुआ, मेढक, मछली या कछुआ। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो 17 का सही आंसर होगा केचुआ। केचुआ उभयलिंगी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मटर, गुलाब, गेहूं या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं बाबू कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान की पेशी या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। अवशेषी अंग हमारा अपेंडिस है। कौन है बाबू, अपेंडिस है। तो यहाँ पर अपेंडिस तही पे ना किया है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। आते हैं 20 नंबर में। देखिए पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर वृक्षारोपण से। तो सही आंसर होगा वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो है हमारा, वो चिपको आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। क्योंकि जब वन संरक्षण के लिए वे लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को जब दोस्तों बचा रहे थे लोग, तो उसी को कौन सा आंदोलन बोला गया, तो चिपको आंदोलन बोला गया। जब लोगों के द्वारा, जो वन काटने वाले लोग थे, जब उनके द्वारा वन में जो जितने सारे पेड़ पौधे थे उनकी कटाई जब होने लग गई थी, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे दोस्तों, वो क्या किए, वो पेड़ों से चिपक गए थे। पेड़ों से चिपक कर, पौधों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा किए, ताकि उनके वन से जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल भी ना कट सके। इसी आंदोलन को नाम दिया गया कौन सा आंदोलन, तो चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित हो गया, तो वन संरक्षण के आंदोलन से संबंधित हो गया। 20 का सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आएंगे 21 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा u बटा v के। किसके, u बटा v के। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, बीम की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन है। 21 का पूछा गया है ना। लेंस का आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। यहाँ पर u बटा v बटा u। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 21 का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 22 नंबर में आते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कॉर्निया, रेटिना,
परितारिका या पुतली। 22 का सही आंसर क्या होगा? तो परितारिका। परितारिका ही निम्नलिखित में से नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि हमारे आंख के रंग का जो मतलब होता है वो किससे होता है? वो परितारिका से ही होता है। हमारे आंख का जो दोस्तों कलर बदलता है, हमारे आंखों का जो रंग बदलता है वो किससे बदलता है? तो परितारिका के कारण ही बदलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारे नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो परितारिका, जिसको अंग्रेजी में आइरिस भी कहा जाता है। सही आंसर बाबू क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है? यहाँ पर बाबू बात किया जा रहा है परिकिरण का। किसका? परिकिरण का। तो सही आंसर यहाँ पर 23 का हो जाएगा हमारा नीला। नीले रंग का परिकिरण वायुमंडल में दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। वायुमंडल में प्रकाश के नीले वर्ण का जो परिकिरण है वो सबसे अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? प्रकाश के उस घटना का नाम आप सभी को बताना है जिसके कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। 24 का सही आंसर क्या होगा? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दोस्तों प्रकाश जो होता है हमारा वो वास्तविक सूर्योदय से, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य जो होता है बाबू, प्रकाश की घटना कारण बता रहे हैं, जो सूर्य होता है हमारा वो वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है क्या? तो दोस्तों कहलाती है आवर्त। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? आवर्त। आवधिक लिखा गया है, गलती लिखा गया है, आवर्त होगा। क्या होगा? आवर्त होगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 का। आते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, क्या यहाँ पर क्षैतिज कतारें हैं ना? हाँ, क्षैतिज कतारें हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो आवर्त कहलाती है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है, आवर्त होगा, आवर्त, ठीक है, आवर्त याद रखेंगे। यहाँ पर 26 नंबर सवाल है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर इनमें से सभी? 26 का आंसर होगा ग्रीस लगाकर, ठीक है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उसमें ग्रीस लगा दिया जाता है। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर सवाल है, लोहे के, यहाँ पर 26 से 27 दोनों एक ही सवाल हो चुका है, 26-27 दोनों एक ही हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आइए 28 नंबर में आते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम धातु को ही आसानी से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर सवाल है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू वो क्या करती है कि वो पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर कौन से पानी को? तो चूने के पानी को। चूने के पानी को दूधिया करने वाला अगर कोई गैस है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन? तो सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 30 नंबर सवाल है, टार्टारिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जो टार्टारिक अम्ल है वो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, या फिर इमली में? तो सही आंसर होगा इमली में। इमली में ही दोस्तों टार्टारिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इमली खट्टा होता है और जो टार्टारिक अम्ल होता है वो भी खट्टा से ही संबंधित होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा गया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है बाबू CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे। 32 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है,
जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? आप लोगों को उस गैस का नाम बताना है दोस्तों जो कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निकलती है। तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन। जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है घेघा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है? आप लोगों को बाबू उस ग्रंथि का नाम बताना है, प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। आप लोगों को उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वृद्धि हार्मोन। जो वृद्धि हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है प्यूटरी ग्रंथि से। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वृद्धि हार्मोन को ही कहा जाता है पीयूष हार्मोन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 35 नंबर सवाल में कहा गया है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या फिर इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा इनमें से सभी। यहाँ पर हमें लगता है बाबू इनमें से सभी होगा। 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर जानते हैं मुकुलन ले लीजिए। मुकुलन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर बीजाणु जनन, यहाँ पर मुकुलन ले लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा मुकुलन। 36 नंबर सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो पुंकेसर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर ही फूल का जो भाग है वो फल में बदलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल है, ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं ही ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो सही आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि जो वृक्क है, जो किडनी है, उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर होगा न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा न्यूरॉन। ठीक है, आते हैं 39 नंबर के सवाल में। कहा गया है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब्रेक। ब्रेक जो है दोस्तों वो मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन या फिर पाचक रस या फिर इनमें से सभी। सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू मादालिंग हार्मोन। जो एंड्रोजन है वो है मादालिंग हार्मोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन का तो वो हो जाएगा दोस्तों नरलिंग हार्मोन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 41 नंबर सवाल है, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपचयन। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है उपचयन, और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है अपचयन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर सवाल है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 नंबर सवाल है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O। यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O ही धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 44 नंबर सवाल में कहा गया है,
मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जलन और दर्द उत्पन्न करता है? तो सही आंसर होगा बाबू मेथेनाइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम है मेथेनाइक अम्ल। 44 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर के सवाल में पूछा गया है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन बाबू कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। किसकी सहायता से? कूटपाद की सहायता से। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर सवाल है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? 46 का राइट आंसर होगा लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है दोस्तों वो वसा पर क्रिया करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वसा पर क्रिया करके उसे वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। 47 नंबर सवाल है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। वायवीय जो श्वसन है हमारा उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा का दोस्तों हमारे शरीर में संचयन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल है मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो टैक्रिया। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो टैक्रिया। यहाँ पर 48 का राइट आंसर दोस्तों टैक्रिया होगा, तेलचट्टा का। तेलचट्टा का होगा टैक्रिया। गिल्स होगा, गिल्स। राइट आंसर क्या होगा? गिल्स। ऑप्शन नंबर बी 48 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों केवल और केवल 48 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है। 49-50 दोस्तों बनाने वाला था मैं, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 48 ही प्रश्न दिया। एक प्रश्न दोस्तों रिपीट हो चुका है। मैंने दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को केवल 47 प्रश्न ही प्रोवाइड कराया है। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को हेल्प मिला है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।